देखिए, हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस। कोई भी सेलर अगर इस कंडीशन पर गुड्स बेचता है या कोई भी बायर अगर इस कंडीशन पर गुड्स खरीदता है कि वो गुड्स जो हैं वो बायर द्वारा वापस भी की जा सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, देखिए क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो है सेलर को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वास्तव में उसकी सेल कितनी हुई है। जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर या रिटर्न बेसिस पर बेची गई थी, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने से पहले ही सेलर को उन गुड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि वो वास्तव में जो है वो कस्टमर्स ने जो है अपने पास रखी है या वो उनको वापस करेंगे। अगर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक भी इन सच टाइप ऑफ गुड्स के बारे में जो है सेलर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो याद रखना, जब भी हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स की बात फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो इट इज क्लियर दैट कि जो भी गुड्स आप रिटर्न बेसिस पर या अप्रूवल बेसिस पर बेचते हो, सोल्ड करते हो, और अगर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक भी कंज्यूमर ने अपनी कंसेंट नहीं दी है, कस्टमर ने अपनी कंसेंट नहीं दी है कि वो रखेंगे या वापस करेंगे, तो आप इस तरह का की जो गुड्स सोल्ड की हैं, जो इस सिस्टम से जो गुड्स आपने सोल्ड की हैं, उनको आप सेल्स नहीं मान सकते। यानी जो गुड्स आपने सोल्ड की हैं उनको आप सेल्स नहीं मान सकते। अब बात आती है कि जो गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस हैं, उसकी एंट्री क्या की जाती है, व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि आप सेल नहीं मान सकते, तो सबसे पहली बात है कि आपकी सेल्स कम हो जाएगी। फर्स्ट जो एंट्री है वो क्या पास की जाती है, वो पास की जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, DEB टू डेटर्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री की जाती है सेल्स अमाउंट से सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि जब भी हम सेल्स करते हैं बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। देखिए, जब भी आप गुड्स को सोल्ड करते हो तो सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। अब क्योंकि आप उन गुड्स को सोल्ड नहीं मान सकते, इसलिए सेल्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और जब भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेची जाती है वो क्रेडिट सेल्स के फॉर्म में होती हैं, इसीलिए अब फ्यूचर में आपको डेटर से पैसा कम मिलेगा, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट किया जाता है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड जो है, देखिए, जब भी गुड्स इस कंडीशन पर बेची जाती हैं तो गुड्स को आप सेल्स नहीं मान सकते। सेल्स का इनफैक्ट जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपने जो है वो नील कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि गुड्स सेल नहीं मानोगे तो दोज गुड्स विल बी शोन इन द क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो स्टॉक में शामिल हो जाएंगी। तो दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री जो है वो पास की जाएगी सेकंड एंट्री। यानी जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर परचेज की जाती हैं उनकी दो एंट्री पास की जाती हैं, एक तो सेल्स अमाउंट से सेल्स अकाउंट डेटर्स, और जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉस्ट प्राइस से जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की जाती है। अब देखिए इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, इंपैक्ट को शो करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस के एडजस्टमेंट ये बोथ एंट्रीज करनी है, तो इंपैक्ट शो करने से पहले या इन एंट्रीज को भी करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गुड्स इस कंडीशन पर बेची गई थी उनका कॉस्ट प्राइस क्या था, और सेकेंडली वो किस प्राइस पर बेची गई थी। बोथ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इन गुड्स के बारे में। ओके, जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1000 की जो गुड्स हैं वो 1200 में रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पर बेची गई है,
तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेची जाती हैं उनका कॉस्ट प्राइस और साथ साथ में सेल्स प्राइस भी आपको पता होना चाहिए। इफ अगर हमें जो है कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं कर सकते। और मैनी सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस या सेल्स प्राइस में से किसी एक को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन यूज की जाती है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट it is equal to sales price. Many times this equation is used for the purpose of find out the cost price या sales price. अब बात आती है कि मान लीजिए you have both type of information regarding the cost price and sale price. आप जो सेल्स की एंट्री करोगे वो सेल्स प्राइस से की जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री करोगे, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो नॉर्मली जो है वो कॉस्ट प्राइस से की जाएगी। अगेन रिपीट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर सेल प्राइस से किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कॉस्ट प्राइस से की जाएगी। अब बात आती है इंपैक्ट की। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंपैक्ट है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स को लेस कर दिया जाएगा, सेल्स को लेस कर दिया जाएगा, सेल्स लेस हो जाएगी फर्स्ट एंट्री के बेस पर। सेकंड जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे, डेटर्स को भी लेस कर दिया जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में जो है ऐड कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा। तो ये हमारे पास है आज ये जो एडजस्टमेंट है, दैट इज अ गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस। देखिए हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट, ये किस काइंड की इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि हम पहले ही जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। देखिए जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो या तो चाहिए 31 दिसंबर की वैल्यू हमारे पास गिवन होनी चाहिए 31 दिसंबर की, या जब हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास जो है 31 मार्च की गिवन होनी चाहिए। इट इज क्लियर। अब देखिए कई बार क्या होता है हमारे पास कि जिस डेट का हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 31 दिसंबर या 31 मार्च का, उससे पहले किसी डेट को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया जाता है, बट हमें चाहिए उसके बाद की डेट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए। यह फिर क्या होता है कि हमारे पास जो है 31 मार्च या 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, बट वैल्यूएशन किया जाता है आफ्टर फ्यू डेज, 5 डेज बाद या 10 डेज बाद। अब आपको पता है कि हमें तो वैल्यू जो है क्लोजिंग स्टॉक की चाहिए 31 दिसंबर या 31 मार्च की, ना तो हमें पहली वैल्यू चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की, पहले की डेट की वैल्यू, और ना ही हमें बाद की डेट की वैल्यू चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री और इंपैक्ट वही होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री जैसे हम करते थे वैसे ही की जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री, इंपैक्ट भी जो है वैसे ही शो किया जाएगा। But now the question arises that how the value of the
क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विल बी फाइंड आउट। ठीक है, सबसे पहली बात हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग जो स्टॉक है वो मान लीजिए एज ऑन, मान लीजिए आपके पास 15 दिसंबर आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं, पर आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो गिवन है 15 दिसंबर को, मान लीजिए वो गिवन है 1,50,000 रुपीज का। अब क्योंकि हमारे पास ये 15 दिसंबर का गिवन है बट हमें चाहिए 31 दिसंबर का, तो हम क्या करेंगे, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच में जो भी परचेजेस हुई हैं और जो भी गुड्स सोल्ड किए गए हैं, उन दोनों परचेजेस और सेल्स के अमाउंट के बेसिस पर जो है इस क्लोजिंग स्टॉक जो पहले की डेट का गिवन था, दिस विल बी कन्वर्टेड ऑन इन द 31 दिसंबर। कैसे? जो क्लोजिंग स्टॉक आपका है प्रीवियस डेट का गिवन है, पहले की डेट का, उसको लिख दीजिए आप, इसमें ऐड कर दीजिए नेट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, कि 15 दिसंबर और 31 दिसंबर इस पीरियड के दौरान 15 डेज के दौरान जो भी परचेज की गई है उसको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए परचेज की गई है 10,000 की, इट मींस यू हैव 1,60,000, 1,60,000 की जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है। नाउ इसमें से लेस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो 15 डेज का पीरियड है, इसमें जो भी आपने गुड्स सोल्ड की है उनकी कॉस्ट कितनी थी उसको रिड्यूस कर दीजिए। मान लीजिए 45,000 की कॉस्ट की गुड्स जो है वो आप सोल्ड कर चुके हो, तो इट मींस जब हम परचेज को ऐड करेंगे और सेल्स की कॉस्ट को लेस करेंगे तो जो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो ये है हमारे पास जो है कि हाउ वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट, जब हमारे पास जो है जिस डेट का, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट का हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, उस डेट का गिवन ना हो, उससे पहले की किसी डेट का गिवन हो, तो उस क्लोजिंग स्टॉक का जो हमें गिवन होता है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड की जो लास्ट डेट होती है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो ये है। अब सेकंड क्या है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमें 31 दिसंबर का चाहिए, पर हमारे पास जो है वो गिवन है मान लीजिए 7 जन का जो है क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यानी हमारे पास जो है बाद की डेट का जो है गिवन है 7 जनवरी का जो है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यानी बाद की डेट का गिवन है। तो क्या होगा, बाद की डेट को हमने जो है पहले की डेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 7 जन, 7 जनवरी को जो जितने का गिवन है क्लोजिंग स्टॉक वो मेंशन कर देंगे। अब क्या होगा कि जब हमने प्रीवियस क्लोजिंग जो आप अकाउंटिंग पीरियड की जो क्लोजिंग डेट है, जब उससे पहले वाली डेट को बाद वाले क्लोज में कन्वर्ट किया था तो हमने ऐड किया था परचेज और सेल्स की कॉस्ट को लेस किया था। अब इसको रिवर्स कर देंगे, यानी जो चीज पहले ऐड करते थे वो हो जाएगी लेस, और जो लेस करते थे उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 31 दिसंबर की, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी जब इसमें लेस करेंगे तो 1,40,000 और जब ऐड करेंगे तो 1,85,000।
तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,85,000 आएगी। तो ये थी हमारे पास एक एडजस्टमेंट कि कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कब, जब हमें जो है जिस डेट को अकाउंटिंग पीरियड हम क्लोज करते हैं उस डेट से पहले का अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो उसको बाद वाली डेट में कैसे कन्वर्ट करना है, या बाद वाली डेट का अगर गिवन है तो उसको पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड की जो है डेट में कैसे कन्वर्ट करना है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी हम परचेज और जो गुड्स सोल्ड है उनकी कॉस्ट को सिर्फ उन गुड्स परचेज की कॉस्ट को और जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे जो उन दोनों पीरियड के दौरान आएंगी। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अब हमारी जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि अगर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अगर बिजनेसमैन द्वारा सम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाए, या बाय मिस्टेक जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रीट कर लिया गया है, यानी रिकॉर्डिंग करनी थी एक्सपेंसेस की कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, पर रिकॉर्डिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की फॉर्म में की जा चुकी है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगी। सबसे पहली बात जो है मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको यू हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मैं तीन जो नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको 3 वे से जो है क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी एसेट को परचेज करने में, किसी भी एसेट को परचेज करने में, उसको लाने में यानी कैरियर्स के एक्सपेंसेस, और उसको लगाने में यानी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पीसीआई, परचेज करने पर, लाने पर और लगाने पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ यूजिंग द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ मेजर रिपेयर, एमआर, मेजर अगर आपने किसी भी फिक्स एसेट की मेजर रिपेयर जो है वो करवाई है तो मेजर रिपेयर, या किसी भी एसेट को अगर एक्सटेंड करवाया गया है, एक्सटेंशन पर कोई खर्चा किया गया एक्सटेंशन पर, तो दैट एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी परचेज करने पर, कैरियर्स पर और इंस्टॉलेशन पर कोई भी खर्चा किया जाता है फिक्स एसेट पर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद मेजर रिपेयर पर या एक्सटेंशन पर, एक्सटेंशन TEN, एक्सटेंशन पर कोई भी एक्सपेंसेस किया जाता है तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। और जब भी हम ओल्ड एसेट्स की बात करते हैं, पुरानी एसेट्स की जब भी बात करते हैं, तो ध्यान रखना पुरानी एसेट्स की को यूज करने से पहले, पुरानी एसेट्स को यूज करने से पहले उनकी रिपेयर्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माने जाते हैं। यानी ये कंसेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मींस दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर इनकर्ड ऑन परचेज, carriers and installation of the fixed asset, number 1. Number 2, on major repairs, on major repair या extension of the fixed assets पर जो expenses किए जाते हैं capital expenditure कहते हैं। in case of when old machinery is purchased before using the old machinery in your business place, all expenses are considered as the capital expenditure, number 1. Number 2, you must have knowledge regarding the revenue expenditure. फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंडली ये भी है, चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने से पहले पहली बात तो ये है कि इसका मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सेकेंडली मस्ट कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो ध्यान रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करेंगे, जिस एसेट से रिलेटेड हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है उस एसेट में वो एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाएंगे। जब भी मान लीजिए आप मशीनरी के बारे में बात कर रहे हो तो मशीनरी को खरीदने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उसका खर्चा भी उसमें जो है मेजर रिपेयर की जाती है वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, REVE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो डे टू डे बेसिस पर एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। या जब भी हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स को जो है, फिक्स एसेट्स को जो है वो वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम जो नॉर्मली जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम जानते हैं। मैं दोबारा से बात कर रहा हूं, डे टू डे एक्सपेंसेस को जो है नॉर्मली जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, आपके पास सैलरी होगी, वेजेस होगी, जिनको जो है डे टू डे बेसिस पर जिनकी पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट की जाती है मंथली बेसिस पर जो खर्चे जो है डेली करने जरूरी होते हैं। विदाउट लेबर आप काम नहीं कर सकते, विदाउट जो है आप जो है फैक्ट्री रेंट पेड के आप जो है वो आप बिजनेस इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो होते हैं जो रेगुलर बेस पर किए जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है तो काउंट ये जो है या तो ट्रेडिंग काउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी शोन आइदर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग काउंट या इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब बात क्या आती है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आपने जो कंसर्न एक्सपेंसेस है उसको ट्रेडिंग एंड था वो एसेट से रिलेटेड, बट आपने शो कहां किया है, आपने शो कर दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको जो है कंसर्न एसेट में ऐड किया जाएगा, यानी सबसे जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट। जिस एसेट से रिलेटेड खर्चा है उस एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा उस अमाउंट से। एंड टू एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट, जिस भी एक्सपेंसेस की बात करोगे उसको आप क्रेडिट कर दोगे। दिस एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ व्हेन वी ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुन लीजिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी आपने एक्सपेंस किया उसको क्रेडिट किया जाएगा और एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अब बात आती है इसके इंपैक्ट की। देखिए, सबसे पहली बात, इंपैक्ट जो होता है वो सबसे पहली बात है, जो जिस भी एक्सपेंसेस के बारे में आप बात कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में कंसर्न एक्सपेंसेस में से लेस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने वेजेस पेड की इंस्टॉलेशन की, पर आपने उसको जो है वो फैक्ट्री वेजेस के रूप में जो है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब क्या करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस में से जो है वो पैसा लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा किसका है, इंस्टॉलेशन का पैसा है। और सेकेंडली जो है इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की जो है वो एसेट साइड में जो है कंसर्न्ड एसेट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को क्या ट्रीट किया जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारी वो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका रिवर्स उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, अब क्या आता है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था, वेजेस आपने पेड की फैक्ट्री लेबर की, बट आपने वो दिखा दी फर्नीचर उसकी या किसी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी। आपसे मिस्टेक हो गई कि आपने सोचा कि ये तो जो है प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने पर आपने लेबर जो यूज किया उसकी वेजेस पेड की है। तो आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो वेजेस थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाने थे, पर आपने दिखा दिया कहां पर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। यानी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यानी जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा, एंट्री क्या होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए गए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए गए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किए गए हैं, तो उनको जो है कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में
कंसर्न एसेट को लेस कर दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने कैरियर्स के बारे में बात की, भाड़ा दिया, गुड्स को परचेज करने के लिए 10,000 आपने भाड़ा दिया और आपने इसको मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, 10,000 को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में कैरियर्स में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो करना है वो तो करना पड़ेगा। और सेकेंडली जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में से जो है वो प्लांट एंड मशीनरी को 10,000 से लेस कर दिया जाएगा। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ट्रीट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में।